Hello everyone, my name is Prembada and welcome back to World Students Co. In today's lecture, we are going to continue with the chapter Metals and Non-Metals, and in this particular lecture, we are going to talk about the various activities which were related to the properties of metals and a little more about the properties of non-metals as well. That is all we are going to cover in this lecture. So let us now begin. Right, so in the previous lecture, we have covered the physical properties of metals, right? Metals की physical properties हमने पढ़ी थी पिछले lecture में, and मैंने आपको साथ साथ activities के नाम भी लिखवाए हुए थे जिनके नीचे या जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. उन सभी properties के नीचे उनकी particular activities हमने mention की थी जिसके बारे में हम इस lecture में पढ़ने वाले हैं, right? So सबसे पहले बात करेंगे बेटा activity 3.1 की, ठीक है? तो आपने जहां पे भी वो मेंशन किया हुआ है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो यस, लेट अस नाउ बिगिन. सो टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. सैंपल्स किसके लिए हैं? हमने आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के एंड मैग्नीशियम के, राइट? नाउ नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल. जो भी आपने सैंपल्स लिए हैं, कौन कौन से, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसके हमने क्या नोट करने हैं? नोट डाउन, वी हैव टू नोट डाउन द अपीयरेंस ऑफ ऑल दीज मेटल्स, राइट? नाउ क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर. जितने भी आपने सैंपल्स लिए हैं सबको आपने सैंड पेपर से रब करना है, ठीक है? दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एक्टिविटी. एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. एंड फिर से आपने देखना है उनकी अपीयरेंस, हाउ डू दे लुक, राइट? सो व्हेन वी परफॉर्म दिस प्रोसीजर, जब आपने सारा प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, सो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा? दैट द सरफेस ऑफ मेटल्स इज डल बिकॉज दे आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑक्साइड, राइट? सरफेस आपने जब पहले आपने सैंपल्स लिए, आयरन, कॉपर, ये सब आपने जब पहले लिया, एल्यूमिनियम, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनका सरफेस थोड़ा सा डल है, राइट? थोड़ा सा डल अपीयरेंस था. And it was because of the layer of oxide. अब ये layer of oxide कहां से आई? क्योंकि क्या होता है, let's suppose अगर मैंने कोई सिल्वर की रिंग पहनी है, राइट? सिल्वर छोड़ो, चलो मैंने एल्यूमिनियम की रिंग पहनी है, let's suppose, राइट? तो अगर जब मैंने खरीदी होगी तो वो बहुत शाइनी होगी, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम डल. रीजन बीइंग कि हमारे एटमॉस्फेयर में देखो कितनी सारी गैसेस हैं. वन इज ऑक्सीजन, राइट? तो उसके कांटेक्ट में कितना ज्यादा रहती है? सो उस ऑक्साइड के, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहने की वजह से अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मेटल. वी कैन से दैट कि उस मेटल, उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई, राइट? और किसकी फॉर्म हो सकती है? एक तो लेयर ऑफ ऑक्साइड होगी, लेयर ऑफ हाइड्रोक्साइड होगी क्योंकि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है साथ साथ ऑक्सीजन के, एंड कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो या तो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है या फिर हाइड्रोक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, आइदर कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो जाती है. एंड इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज इन कंटैक्ट विद द मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहने की वजह से, राइट? एंड दीज गैसेस अटैक विच आर प्रेजेंट इन द एयर, राइट, ऑन देयर सरफेस. सो ऑन रबिंग द सरफेस विद सैंड पेपर, जब आप उसको सैंड पेपर से रब करते हो, सो इवेंचुअली जो लेयर होती है, दिस लेयर इज रिमूव्ड, वो लेयर रिमूव हो जाती है एंड अ शाइनिंग सरफेस अपीयर्स. तो बेसिकली सैंड पेपर से जो हम रब कर रहे हैं बेटा मेटल्स को, इट इज टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर या फिर हाइड्रोक्साइड लेयर, आइदर कार्बोनेट लेयर. सो वी आर बेसिकली एमिंग टू रिमूव दैट लेयर सो दैट जो उसका अपीयरेंस है वो दोबारा शाइनी हो जाए. सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग. तो ऑब्जर्वेशन में हमने यही देखा. तो आफ्टर डूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, what do we conclude? Conclusion क्या है बेटा? That metals in the pure state have a shining surface. कि अगर मेटल्स के ऊपर कोई भी लेयर नहीं है, ऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोक्साइड नहीं है, कार्बोनेट लेयर नहीं है, तो वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है एंड अपने प्योरेस्ट फॉर्म में दे आर शाइनिंग. दे आर शाइनिंग. तो ये क्या प्रूफ करता है बेटा? शाइनी सरफेस क्या प्रूफ करता है? कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करता है? This property is called metallic luster. This property is called as metallic luster. ये हमने किस में पढ़ा था बेटा? Metals have luster. कि metals का जो surface होता है वो shiny surface होता है
एंड वो हमने इस एक्टिविटी के से प्रूव भी कर दिया दैट यस मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। क्लियर? ये आपकी कौन सी एक्टिविटी थी? एक्टिविटी 3.1 दैट वी हैव रिटन, राइट? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी आ गई है एक्टिविटी 3.2, राइट? नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई 3.2। तो लेट अस बिगिन विद द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, राइट? क्या क्या लिया हमने? स्मॉल पीसेस ले लिए, आयरन के पीसेस ले लिए हैं, कॉपर के पीसेस ले लिए हैं, you have taken the pieces of aluminium and magnesium, all these pieces you have collected, right? Now try to cut these metals with a sharp knife. ये जितने भी आपने मेटल लिए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को आपने एक नाइफ लेना है एंड उसको कट करने की कोशिश करो। ट्राई कटिंग ऑल दीज मेटल्स, राइट? एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। बाद में आपने देखना भी है, आपने ऑब्जर्व भी करना है कि आपको क्या रिजल्ट दिखता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Now hold a piece of sodium metal with a pair of tongs. अब आपने क्या करना है कि टोंग की हेल्प से, पेयर ऑफ टोंग से आपने सोडियम मेटल लेना है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया? अच्छा, ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं बेटा, आपको लग रहा होगा कि कितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होती हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी डिफाइन करती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो सोडियम मेटल है उसको आप हाथ से नहीं पकड़ोगे। हाथ से ना पकड़ने का रीजन क्योंकि सोडियम मेटल आपके हाथों को जला देगा, इस वजह से आपको सोडियम मेटल हाथ से नहीं पकड़ना है। दैट इज व्हाई दे हैव टोल्ड यू टू होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, राइट? सो द क्वेश्चन इज ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से इसको ड्राई करना है सोडियम मेटल को, पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पहले तो हमने आयरन लिया, एल्यूमिनियम लिया, कॉपर लिया, ये सारे मेटल्स लिए, उनको आपने चाकू से काटने की कोशिश की। उसके बाद हमने पेयर ऑफ टोंग से सोडियम मेटल लिया। सोडियम मेटल हमेशा पेयर ऑफ टोंग से लेना है, हाथों से नहीं पकड़ना है, इट विल बर्न योर हैंड्स, राइट? इसको भी हमने ड्राई किया फिल्टर पेपर के बीच में रख के, देन यू पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड देन ट्राई कटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो ये आपको बताना है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी व्हाट डू वी ऑब्जर्व? तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी बेटा? वी विल फाइंड दैट पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। कि आपके जो सैंपल्स थे, आयरन था, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, इनको आप नाइफ से कट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कट इट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। वी विल फाइंड दैट अ पीस ऑफ सोडियम मेटल कैन बी इजिली कट इनटू स्मॉल पीसेस। ये सारे मेटल्स आपके कट नहीं हो पाए, वेयर एज जब आपने सोडियम मेटल कट करने की कोशिश की तो आपने उसको इजिली कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस में कई बार सोडियम लिखा है कि सोडियम क्या होता है बेटा? ये सॉफ्ट मेटल होता है। दिस इज अ सॉफ्ट मेटल, वेयर एज जो ऊपर हमने जितने सैंपल्स लिए हैं सब हार्ड मेटल्स होते हैं। ये सब हार्ड मेटल्स हैं, इनको आप नाइफ से कट नहीं कर सकते। एक्सेप्शन में तभी हमने सोडियम मेटल लिखा है क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल होता है। क्लियर? एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू कट इट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, वेयर एज यू कैन नॉट कट अदर सैंपल्स दैट यू हैव टेकन। आर वी क्लियर हियर? राइट? सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? Now we are going to talk about the conclusion. So this particular activity, this shows that iron, copper, aluminium and magnesium metals are hard. एक तो ये चीज आपको पता लगी कि ये जो आपने मेटल्स पढ़े हैं, ये जो आपने मेटल्स ऑब्जर्व किए, वो सब हार्ड है। While sodium is soft, that is it is an exception. राइट? तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा? यहाँ पे हार्डनेस पढ़ी है। ये हमने कौन सी एक्टिविटी की है? हार्डनेस के लिए किया है कि मेटल्स आर हार्ड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास जो आ गया वो आ गया सोडियम। ठीक है? और हमने एक और एक्सेप्शन पढ़ा था अगर आपको याद हो, सोडियम के अलावा वी हैव स्टडीड अबाउट पोटेशियम। ये क्या है? सॉफ्ट मेटल्स हैं, वेयर एज बाकी सब हार्ड हैं। तो प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई इस एक्टिविटी से दैट मेटल्स आर हार्ड। क्लियर? दिस
आपकी एक्टिविटी ने प्रूव कर दिया दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये एक बात याद रखनी है कि आपने जनरली, यूजुअली जैसे टर्म्स लगाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन भी है बेटा। नॉट ऑल मेटल्स आर हार्ड। क्लियर? सो दैट इज व्हाई वी राइट एज मेटल्स आर जनरली हार्ड। आइदर यू कैन राइट मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, राइट? एंड उसके बाद आप लिख दोगे एक्सेप्शन कि ये मेटल्स हार्ड नहीं होते, सो वो हमारे एक्सेप्शन में आ गया। क्लियर? आगे चले, आगे बात करते हैं बेटा एक्टिविटी 3.3 की। देखो, हमने क्योंकि कितनी प्रॉपर्टीज कर ली, वी अंडरस्टूड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो ये एक्टिविटी समझना आपके लिए अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दी ऑल द पॉसिबल फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड, राइट? नाउ अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 3.3 की। सो टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए आपने ये नहीं भूलना है कि आपने किसके सैंपल्स लिए हैं। दैट वे ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम एक्टिविटी किसके बारे में कर रहे हैं, राइट? सो प्रोसीजर क्या है बेटा? प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन। कोई भी एक मेटल इसमें से ले लो और उसको ब्लॉक ऑफ आयरन के ऊपर रख दिया। क्लियर? एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर। अब हैमर आ चुका है इस एक्टिविटी में। ये बात अभी तक सबको आ जानी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यहां पे। वी आर ट्राइंग टू हैमर द पर्टिकुलर मेटल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, समझदार बच्चे हो बहुत ज्यादा, तो समझ में आ गया होगा कि हम किस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं या किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक एक आपने इसमें से सैंपल ले लिया, उसको आप हैमरिंग करो। क्लियर? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या आपने ऑब्जर्व किया आफ्टर यू हैमर ऑल दीज एलिमेंट्स सेपरेटली, अलग अलग जब किया? ठीक है, रिपीट विद अदर मेटल्स, रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स। शेप देखो कि इनकी शेप चेंज हो रही है या नहीं। व्हेन यू हैमर दीज मेटल्स, डू यू सी एनी चेंजेस इन देयर शेप्स? ये आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन क्या बताती है हमें बेटा? ऑब्जर्वेशन हमें यह बता रही है दैट इट इज फाउंड दैट दीज कैन बी बीटन इनटू शीट्स। ये देखो, शीट्स आ गई हमारे पास, या थिन शीट्स लिख लो इसको, बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि हमने इसको शीट्स में तो कन्वर्ट कर दिया आफ्टर हैमरिंग। तो क्या कंक्लूजन आया हमारे पास? दिस शोज दैट दीज मेटल्स आर मेलिएबल। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी की है बेटा? यहां पे हमने प्रॉपर्टी की है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी सबको पता है ना, मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, सॉरी दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, बीटन इनटू थिन शीट्स, बीटन इनटू थिन शीट्स। सभी को याद आ गया? ये प्रॉपर्टी की थी हमने मेलिएबिलिटी, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एग्जाम्पल कौन कौन से किए थे? सबको याद होगा, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। याद आया सभी को? ये सब क्या थे? एग्जाम्पल्स थे जिनको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर हैमरिंग। क्लियर? उसके अलावा जो आपके पास इस प्रोसीजर में है डिफरेंट सैंपल्स, आप उसको भी एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, बिकॉज वो हमने इंक्लूड किया है इस एक्टिविटी में। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे की एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 3.4। लेट अस नाउ बिगिन विद एक्टिविटी 3.4। प्रोसीजर देखते हैं बेटा, क्या बोलता है प्रोसीजर हमारा? कंसिडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एटसेट्रा। अगेन वी हैव टेकन द सैंपल्स। कौन कौन से सैंपल्स लिए हैं? आयरन लिया है, कॉपर लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, लेड लिया है, राइट? नाउ विच ऑफ द अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स? अब इनमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो वायर्स में भी अवेलेबल हैं? यहां पे वायर्स आ गया, टर्म्स देखो कौन कौन से आ रहे हैं, वर्ड्स देखो कौन कौन से पूछे जा रहे हैं आपसे। वायर्स आ गया ना, तो वायर्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? समझदार बच्चों को समझ आ गया होगा, राइट?
ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने बेटा, जब हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट एज वायर्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर इजीली अवेलेबल, दिस शोज दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। किसके किसके वायर्स आपने देखे हैं मार्केट्स में, मार्केट्स ले लो, आपने आयरन के वायर्स देखे हैं सबने, कॉपर के भी वायर्स देखे हैं सबने, एल्यूमिनियम के भी वायर्स देखे हैं, एंड ये आपको बहुत आसानी से मार्केट्स में अवेलेबल भी मिल जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि ये जो मेटल्स हमारे पास सैंपल में थे वो इजीली वायर में ड्रॉ किए जा सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्लियर? तो क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा इससे, दिस शोज दैट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर डक्टाइल। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी कर दी अब यहां पे, डक्टिलिटी। ये हमने किस प्रॉपर्टी के बारे में बात की है बेटा, डक्टिलिटी, दैट मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एग्जाम्पल में आप देख लो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सीधे सीधे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, स्ट्रेट अप यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये किसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम, डक्टिलिटी। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्लियर? अब आगे बढ़े, आगे बात करेंगे बेटा एक्टिविटी 3.5। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एक्टिविटी 3.5 की। प्रोसीजर देख लेते हैं, क्या क्या प्रोसीजर आएगा हमारा इसमें। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। कौन से वायर लिया आपने, एल्यूमिनियम का वायर ले लिया आपने, कॉपर का वायर ले लिया। प्रोसीजर ठीक है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, स्टैंड पे वायर रखा, क्लैम्प कर दिया। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग अ वैक्स। जो आपने वायर क्लैम्प किया है उसको आपने क्या किया है, स्टैंड पे आपने उसको क्लैम्प कर दिया, ठीक है, दबा दिया। उसके बाद आपने उसी वायर के ऊपर फिक्स कर दी एक पिन, किसकी हेल्प से, वैक्स की हेल्प से। वैक्स से आपने क्या कर दिया, उसको फिट कर दिया। तो मैं आपको ये अब इस इमेज में समझा देती हूं, जो आपके पास अपैरेटस है। ये देखो, ये आपका स्टैंड है, ये आपका क्लैंप है, यहां पे आपने ये वायर ले लिया। अब ये मेटल के सैंपल्स हैं, ये बेटा क्या है, ये मेटल सैंपल्स हैं, जो भी आपको गिवन है इसमें ये मेटल सैंपल्स हैं, ठीक है। ये आपने वायर है ना, ये मेटल वायर, ये ठीक है, ये वही है, सैंपल्स हैं, ठीक है, मेटल्स के। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपने पिन फिक्स करनी है एट द एंड ऑफ द वायर। तो यहां पे हमने पिन फिक्स कर दी, देखो पिन फिक्स कर दी, किसकी हेल्प से, वैक्स की हेल्प से कर दी फिक्स। इतना अपैरेटस सबको समझ में आ गया, ये हमने बना दिया। दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। अब क्या करना है, हीट द वायर। इसको मुझे हीट करना है, इस मेटल वायर को मेरे को हीट करना है। तो नीचे व्हाट आई एम यूजिंग बर्नर टू हीट दिस वायर। क्लियर? हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैंप। स्पिरिट लैंप भी ले सकते हो, बर्नर भी ले सकते हो, कैंडल ले सकते हो, ठीक है। नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। क्लैंप के पास आपने देखो यहां बर्नर लगा दिया, मैंने हीट देना स्टार्ट कर दिया इस वायर को, राइट। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। देखो यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हीट। मैंने ये वर्ड पकड़ लिया, हीट। अब मेरी हीट कौन सी प्रॉपर्टी थी मेटल्स की, याद होगी, नहीं भी याद होगी तो कंक्लूजन में हम देख लेंगे, ठीक है। मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ आई हैव टू ऑब्जर्व कि होता क्या है आफ्टर आई हीट दिस, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू इज नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट। ये देखो कि मेटल की वायर मेल्ट हो रही है या नहीं, होती है या नहीं मेटल की वायर मेल्ट, ये हमने देखना है, ठीक है। तो जब मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की तो मैंने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या देखा इस एक्टिविटी पे, दैट वी ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग द वायर नियर द क्लैंप द पिन अटैच्ड टू द एल्यूमिनियम और कॉपर वायर विद वैक्स फॉल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। यहां पे क्या हुआ बेटा, वैक्स मेल्ट होगी बिकॉज ऑफ हीट, वैक्स मेल्ट्स बिकॉज ऑफ heat and the pin falls
डाउन आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद आप देखोगे कि पिन तो नीचे गिर गई। क्यों? वाई इट फेल डाउन? बिकॉज द वैक्स मेल्टेड। वैक्स मेल्ट होगी बिकॉज ऑफ हीट। लेकिन आपका जो वायर है, कौन सा वायर, चाहे आपने एल्यूमिनियम लिया हो चाहे कॉपर वायर लिया हो, वो मेल्ट नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं है। कौन मेल्ट हुआ? वैक्स मेल्ट हो गई, उसकी वजह से जो आपने पिन फिक्स की थी, पिन गिर गई। क्लियर? तो इससे हमें क्या समझ में आया बेटा? क्या समझ में आया? दिस शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कि मेटल्स ने कंडक्ट कर दी हीट, खुद मेल्ट नहीं हुए, हीट पास कर दी, जिसकी वजह से वैक्स मेल्ट हो गई, पिन गिर गई, लेकिन खुद मेल्ट नहीं हुए। राइट? तो इससे क्या समझ में आया हमें? दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। राइट? एंड मेटल वायर डज नॉट मेल्ट। मेटल वायर मेल्ट नहीं हुई, राइट? क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर। तो कंक्लूजन क्या आया बेटा? दिस शोज दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये हमने किसकी प्रॉपर्टी की है बेटा? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इससे क्या हमें समझ में आया बेटा? कि इतनी हीट से इस मेटल वायर को कुछ नहीं होने वाला। जो आपने बर्नर से हीट दी है ना, उससे उस मेटल को कुछ नहीं होने वाला। आपको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको पिघलाने के लिए। तो दिस शोज कि उस पर्टिकुलर मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। समझ में आ गया सभी को? तो ये हमारी एक्टिविटी थी। राइट? आगे बढ़े। ये सारी एक्टिविटी किससे रिलेटेड कर रहे हैं बेटा? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से कर रहे हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू दैट। एक्टिविटी 3.6 की बात करते हैं। प्रोसीजर समझ लो फटाफट। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। ये मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है ये मेरा? दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है जी, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया। अब क्या है बेटा? प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन। आपने जिस भी मेटल को टेस्ट करना है, कोई भी सैंपल, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कुछ भी है, कोई भी मेटल है, जो भी आपने टेस्ट करना है, आपने उसको इसके बीच में डालना है। सैंपल मेटल, मैंने जहां पे आपको ये एरो लगाया ना, इसके बीच में आपको प्लेस करना है वो मेटल, पीस ऑफ मेटल, ए एंड बी के बीच में, जो आपको टेस्ट करना है। राइट? डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज दिस इंडिकेट? जैसे ही आपने वो मेटल रखा सैंपल का, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या बल्ब ग्लो किया? बल्ब जला या नहीं जला? ये बताना है आपको। ठीक है? यहां पे हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं? सभी को समझ आ जाना चाहिए अभी तक। ऑब्जर्वेशन देख लो बेटा, क्या हमने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता लगा द बल्ब ग्लोज, बल्ब ने ग्लो किया। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द एल्यूमिनियम मेटल। आपने एल्यूमिनियम मेटल लगाया यहां पे, तो एल्यूमिनियम से करंट फ्लो कर गया, करंट फ्लोज। और ये क्या है बेटा? एल्यूमिनियम क्या है? इट इज अ मेटल। क्लियर? कंक्लूजन से क्या पता लगा? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम क्या, किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी प्रॉपर्टी की? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी हमने यहां पे प्रूव की है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया सभी को? ये एक्टिविटी से हमने प्रूव किया है। राइट? यस। बात आती है अब नॉन मेटल्स की। अब बात करने वाले हैं हम नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स में हमने देखा था कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1, 2 या फिर 3। क्लियर? तो अब उसी का अपोजिट जो हो गया वो नॉन मेटल्स हो गया। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स है बेटा जिनके आउटर मोस्ट में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? इन दी आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो क्योंकि हमने बाकी सारी बातें मेटल्स में कर ली थी, तो अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्लेन करूं
कि KLM में अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, KLM में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट में होते हैं, सॉरी, सबसे पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो मैंने दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। एक, सॉरी यहां नहीं आएगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो आउटर मोस्ट में मैंने कितने डाल दिए? 1 2 3 और 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां कार्बन की क्या बन गई बेटा? 2 4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना। अब अगर मैं यहां पे सल्फर ले लेती हूं बेटा, सल्फर ले लिया, ये तो कार्बन का मैंने आपको बना के दिखाया है, कार्बन है ये। अगर मैं वहीं आपको सल्फर का बना के दिखाऊं, तो 3 मैंने शेल्स बना दिए KLM इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सबसे बाहर क्या आएगा? सबसे अंदर, सॉरी, सबसे अंदर क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, फिर आएंगे 8। यह आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए कितने बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। अब ये 2 और 8 कितने होते हैं? 10। सल्फर में बचे कितने? 6। तो अब मैं आउटर मोस्ट में 6 बना दूंगी। 1 2 3 4 5 6। ये मैंने किसका बना दिया? सल्फर का। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6। समझ में आ गया सभी को? तो अब ये पता लग गया कि विच हैज 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उसके एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से हैं? कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15। फिर से बोल रही हूं, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट। दोबारा लिख दिया मैंने आपको, ये पिछले लेक्चर में भी लिखा था मैंने। 1 से 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है? तभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट आ पाएगी। इसको आपने सीरियसली लेना है, इस बात को। क्लियर? कार्बन 6 16 15, आउटर मोस्ट शेल 4 5 6, ठीक है? अब आप मेरे को खुद बताओ ये बात कि अगर मेरे को 4 5 6 मेरे को हटाने हैं, तो वो ज्यादा आसान है, या अगर मेरे को 1 2 3 मिल जाए वो ज्यादा आसान है? 4 5 6 तो नंबर बहुत हो गया ना बेटा। इससे ज्यादा अच्छा क्या होएगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन को ही उधार दे दे, या 2 इलेक्ट्रॉन को ही उधार दे दे, 3 दे दे इलेक्ट्रॉन, तो वो ज्यादा आसान है ना। यस। सो इस बेसिस पे हम क्या डेफिनेशन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? दैट नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मेरे पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? सल्फर लिख दे रही हूं यहां पे बेटा, देखो सल्फर मैं लिख दे रही हूं यहां पे, सल्फर का 16 है, तो 16 प्रोटॉन भी है, 16 पॉजिटिव भी है, इज इक्वल टू 16 नेगेटिव भी है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ गया सभी को? ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। 286 मुझे क्या कंप्लीट करना है? मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करूंगी तभी तो ये स्टेबल होएगा। अभी ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो मेरे लिए क्या आसान है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं 8 पूरे होने के लिए? 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो मैं क्या करूं? मैं 6 हटा दूं या 2 ले लूं? क्या ज्यादा आसान है? तो मेरे लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना ज्यादा आसान है। मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लूंगी तो क्या हो जाएगा बेटा? मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहां क्या कर रही हूं? ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो जैसे ही मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो नेगेटिव तो ज्यादा हो गया, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव हो गया क्योंकि 2 मैंने और ले लिए, वो भी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
क्लियर? तो अब मैं बोल सकती हूं दैट नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज सबको समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। ठीक है, मेटल्स क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे, लूज कर रहे थे। लेकिन नॉन मेटल्स क्या कर रहे हैं? वो गेन कर रहे हैं, वो ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया सभी को? सो नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। क्लियर? तो नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट में 4 5 6 हैं। ठीक है, 4 5 6 नहीं है, 4 5 6 नहीं होंगे, या 4 भी आप मान लो हैं, इसको मैं क्रॉस नहीं करूंगी। ये हम पढ़ेंगे, 4 वाली बात हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप याद रख लो 5 6 7 7 भी है, यहां पे 7 भी है। ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया लिखना, यहां पे 7 भी आएगा। 4 वाली बात को आप अभी के लिए रख लो यहां पे, लेकिन मैं आपको ये 4 वाली बात समझाऊंगी। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस 4 वाला कहानी। अभी आप 5 6 7 याद रखोगे, इसके लिए आप नॉन मेटल्स में आप 5 6 7 याद रखोगे, 5 6 और 7 याद रखोगे, 4 5 6 नहीं याद रखोगे। समझ में आया? क्लियर? ओके, अब आगे देखो, प्रॉपर्टीज देखते हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स में पढ़ी है उसके बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज आ जाती है नॉन मेटल्स की। क्लियर? कैसे? सबसे पहले स्टेट देखते हैं प्रॉपर्टीज में। नॉन मेटल्स आर लिक्विड्स, गैसेस एंड ब्रिटल सॉलिड्स। मेटल्स में हमने क्या देखा था? मेटल्स आर जनरली हार्ड, लेकिन नॉन मेटल्स में कई तरीके का स्टेट आ गया। लिक्विड स्टेट भी होता है, गैस स्टेट भी होता है, और ब्रिटल सॉलिड भी होता है। कि हार्ड सॉलिड नहीं होता, टूटने वाला सॉलिड होता है, जो टूट सकता है। क्लियर? तो लिक्विड भी हो सकते हैं नॉन मेटल्स, गैसेस भी हो सकते हैं, और ब्रिटल सॉलिड्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स। ये क्या है? ये ब्रिटल सॉलिड्स हैं। कौन से? सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये क्या है? ब्रिटल सॉलिड्स। समझ में आ गया? क्लियर? जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन देखो जो मैंने सर्कल किया है, ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल। यहां पे ब्रोमीन लिक्विड हो गया बेटा। वहां पे लिक्विड मेटल कौन सा था? मर्क्यूरी एंड गैलियम। यहां पे लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन। ये सब याद करने वाली फैक्टर्स हैं बेटा। वेयर एज नॉन मेटल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आर गैसियस नॉन मेटल्स। गैसेस तो पता है बेटा, हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं, गैसेस हैं। ब्रोमीन लिक्विड हो गया, सल्फर एंड फॉस्फोरस ब्रिटल सॉलिड हो गया। हो गया ना 3 स्टेट्स। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। वेयर एज मेटल्स क्या थे? यूजुअली सॉलिड। क्लियर? अब आ जाओ लेक्चर पे। अब सोचो, नॉन मेटल्स सल्फर एंड फॉस्फोरस ब्रिटल सॉलिड्स हो गए, ब्रोमीन लिक्विड हो गया, बाकी बचे गैसेस हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो उनमें कोई शाइन है? आपको लगता है कोई शाइन होगी उसमें? लश्यर की बात कर लो तो आपको लगता है नॉन मेटल्स में शाइन होगी? नो, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लश्यर बट हैव अ डल अपीयरेंस। उनके ऊपर कोई शाइन नहीं होती बेटा। गैसेस में कैसे आप शाइन ढूंढोगे? लिक्विड में कहां से शाइन ढूंढोगे? सल्फर एंड फॉस्फोरस में कहां से शाइन ढूंढोगे? क्लियर? सो दे हैव अ डल अपीयरेंस विच इज ऑपोजिट टू द मेटल्स। मेटल्स क्या है? मेटल शाइनी थे, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? सल्फर एंड फॉस्फोरस। बट अब बात आ जाती है एक्सेप्शंस की, कि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। एक्सेप्शंस मेटल्स में भी थे तो एक्सेप्शंस नॉन मेटल्स में भी हैं। क्लियर? एग्जाम्पल आपके पास सल्फर एंड फॉस्फोरस आ गया जिसपे कोई लश्यर नहीं होता। यहां पे ब्रोमीन और गैसेस का एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है। रीजन बीइंग, आप लश्यर शाइन सॉलिड में देखोगे ना, है ना? मेक सेंस? सॉलिड में आप लश्यर ढूंढते हो, तो इसलिए मैंने आपको ब्रिटल सॉलिड का एग्जाम्पल दे दिया है, सल्फर एंड फॉस्फोरस। लिक्विड और गैस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बेटा ऑब्वियस सी बात है कि उसमें शाइन नहीं होती। बट ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल्स के जिनमें शाइन होती है। वो एक्सेप्शन हो गया आपके ग्रेफाइट। ग्रेश कलर का होता है ग्रेफाइट, थोड़ा सा उसका शाइनी अपीयरेंस होता है। एंड अगर आप आयोडीन देखोगे
तो आयोडीन भी शाइन करता है, थोड़ा ब्लूइश कलर होता है आयोडीन का एंड इट शाइन्स। तो यहां पे ग्रेफाइट एंड आयोडीन जो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका लस्ट्रस अपीयरेंस होता है, दे शाइन। ग्रेफाइट एंड आयोडीन दे शाइन। समझ में आ गया सभी को? अब बात करते हैं हार्डनेस की। तो हार्डनेस कैसी है बेटा? नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, हार्ड तो नहीं होते। हार्ड कौन थे? मेटल्स थे। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते। एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये सॉलिड्स हैं, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सल्फर एंड फॉस्फोरस हार्ड नहीं होते सिंस दे आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस क्या है? डायमंड। एंड हैरानी की और मजे की बात तो ये है फैक्ट कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, कि डायमंड सबसे हार्ड होता है। डायमंड को आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये देख लो, ये तो भाई आयरनी होगी ना कि हम बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल्स तो हार्ड होते नहीं, लेकिन एक्सेप्शंस में हमारे पास डायमंड है जिसके अंदर कार्बन कंपोनेंट होता है बेटा, इसीलिए नॉन मेटल है। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल है। और कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं डायमंड में बेटा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो डायमंड क्या हो गया बेटा? हार्ड सब्सटेंस नोन हो गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाओ आप मेलिएबिलिटी। ये तो कितना आसान है मेलिएबिलिटी, जब इतने ब्रिटल सॉलिड्स हैं, लिक्विड और गैसेज ही हैं नॉन मेटल्स में, तो कहां से इनकी मेलिएबल प्रॉपर्टी होगी? यस, सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं होते। दे कैन नॉट बी बीटन विद हैमर इनटू थिन शीट्स, आप इनको थिन शीट्स में ब्रेक कर नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? सल्फर एंड फॉस्फोरस, वंस अगेन दीज आर नॉन मेलिएबल, उनको थिन शीट्स में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस आ जाते हैं कार्बन फाइबर। अच्छा, आप जितने एक्सेप्शंस देखोगे नॉन मेटल्स में, वो कहीं ना कहीं दे विल बी रिलेटेड टू कार्बन। क्लियर? तो यहां पे कार्बन फाइबर है बेटा जिसका आप एक्सेप्शन पढ़ रहे हो। ये कार्बन फाइबर्स आपके यूज हो जाते हैं, मशीनरी में यूज हो जाते हैं। कार्बन फाइबर, कार्बन के आप देखे होंगे फाइबर्स बन जाते हैं, कार्बन के फाइबर्स को आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये एक्सेप्शन आ गया आपका कार्बन फाइबर मेलिएबिलिटी में। उसके बाद आ जाती है बात डक्टिलिटी की, कि डक्टाइल होते हैं या नहीं, उनको आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। फिर भी वही बात होगी सिंपल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, उनको आप वायर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्लियर? दे कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म थिन वायर्स, आप उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते मोस्टली को। ठीक है, एग्जाम्पल फिर वही सल्फर एंड फॉस्फोरस, यहां पे हम सॉलिड की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? एक्सेप्शन कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर्स को आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक एक्सेप्शन आ गया आपके पास। क्लियर? एक्सेप्शंस याद रखने हैं सभी ने। बात कर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की, लोड उठाने की कैपेसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात कर लें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है बेटा? नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि नॉन मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत कम। राइट? फॉर एग्जाम्पल graphite, a non-metal, is not strong but breaks into pieces when a weight is put on graphite sheet. कि ग्रेफाइट की शीट तो बन जाती है, which is again कार्बन डेरिवेटिव, कार्बन। ठीक है, तो उसकी ग्रेफाइट की शीट तो बन जाती है, लेकिन वो अगर आप उसके ऊपर थोड़ा भी लोड रखोगे तो वो ब्रेक कर जाएगा। तो इस हिसाब से टेंसाइल स्ट्रेंथ तो क्या ही हुई। ठीक है, लेकिन फिर एक बात वही आ जाती है, एक्सेप्शन कार्बन फाइबर। अब कार्बन फाइबर की आप इतनी मशीनरी बना रहे हो, अगर उसको मशीनरी में यूज कर रहे हो तो इसका मतलब वो मशीन का वेट तो उठा रही है ना। कार्बन फाइबर कैन होल्ड और विथस्टैंड द होल्ड ऑफ मशीन्स। तो वी कैन से कि एक्सेप्शन में वी कैन राइट डाउन कार्बन फाइबर। आर वी क्लियर? यस, ओके। नाउ बात करते हैं बेटा किसकी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट which is opposite to metals। क्यों? ब्रिटल सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लो हुई ना बेटा। दे हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वजह से आपको समझ में आ गया कि इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है ही नहीं। राइट? एग्जाम्पल क्या आ गया बेटा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आ गया सोडियम एंड पोटेशियम।
सोडियम एंड पोटेशियम नहीं है, सोडियम एंड पोटेशियम नहीं आएगा, यहां पे आएगा सल्फर एंड फॉस्फोरस. सल्फर एंड फॉस्फोरस विल कम हियर. इट माइट बी रिटन बाय मिस्टेक. सल्फर एंड फॉस्फोरस है क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम तो मेटल्स हैं, सल्फर एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं. क्लियर? वो sp सेम सेम दिखता है ना. एक्सेप्शन क्या आ गया बेटा? एक्सेप्शन डायमंड है, सिलिकॉन, बोरॉन एंड ग्रेफाइट आर नॉन मेटल्स बट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. इनको मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डायमंड तो बेटा हार्डेस्ट हो गया. फिर उसके बाद सिलिकॉन, बोरॉन और ग्रेफाइट जो हैं इनको आपको मेल्ट करना बहुत मुश्किल का काम है. तो दैट इज वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर? डेंसिटी आ जाओ अब. डेंसिटी, हैवीनेस. हैवीनेस कैसे समझ में आएगी हमें? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, वेट अप. हाँ जी, बहुत आगे चला गया ये जी. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज. फिर वही बात आ गई, क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दे आर लूजली पैक्ड, तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो गई. सो दे हैव लो डेंसिटीज. दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट, हल्के होते हैं बहुत. राइट? इट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन विच एटम्स आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब ये लगाएगा टाइम कोवेलेंट बॉन्ड समझाना. राइट? कोवेलेंट बॉन्ड. अच्छा, इनका कहना है कि डेंसिटी नॉन मेटल्स की कम होती है, लाइट होती है, क्योंकि ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं. दे आर इन देयर मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म. मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? अब देखो, सबसे आसान मैं आपको बता रही हूं एग्जांपल, सबसे आसान, इसलिए ट्राई अंडरस्टैंडिंग. हाइड्रोजन है, ठीक है. हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो 1 होएगा. तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है. 1 इलेक्ट्रॉन है. तो मेरी समझ से हाइड्रोजन अनस्टेबल हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, या तो 2 होने चाहिए आउटर मोस्ट में, या तो 8 होने चाहिए, तब जाके कोई भी एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल स्टेबल होता है. बट इसके पास तो 1 ही है, तो ये एक और कहां से लेके आएगा? तो ये 1 लेके आएगा दूसरे हाइड्रोजन से, क्योंकि दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 है. तो इन दोनों ने फिर सोचा कि हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, और तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और मैं तेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं. तो क्या हो जाएगा? हम दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. राइट? तो इन्होंने क्या कर लिया? शेयर कर लिया. इन्होंने कहा कि हम शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा. दूसरे वाले हाइड्रोजन ने भी बोला कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास भी कुछ नहीं होगा. तो उन्होंने कहा कि लेट्स शेयर इट. दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो ये दोनों ने जैसे ही शेयर किया तो हाइड्रोजन किस में आके स्टेबल हो गया? H2 में स्टेबल हो गया. ये क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है. ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म. समझ में आ गया? और मॉलिक्यूलर फॉर्म कैसे बनाया इसने? इलेक्ट्रॉन शेयर करके. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके इसने क्या बना लिया बेटा? इट फॉर्म इट्स व्हाट? मॉलिक्यूलर फॉर्म. तो जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जहां पर, ध्यान से सुनो, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. अब एग्जाम्पल में आपको देख लो, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा. फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4. 4 मॉलिक्यूल्स कैसे हैं आपस में ज्वाइंट? कोवेलेंट बॉन्ड से. चारों ही फॉस्फोरस है. तो ये क्या है बेटा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है फॉस्फोरस का. और कोई एलिमेंट आपको नजर आ रहा है? सिर्फ फॉस्फोरस ही नजर आ रहा है. आपस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके मॉलिक्यूल बना लिया फॉस्फोरस, P4. अब सल्फर देख लो. सल्फर एग्जिस्ट एज एसेट. ये एसेट में आ गया. इसमें 8 आ गए मॉलिक्यूल्स, 8 आ गए एलिमेंट्स सल्फर के. आपस में शेयर करके ये देखो ऑक्टा सल्फर बना लिया. तो ये P4 और S8 क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्म है. ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है. कैसे बने हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से.
आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इन्होंने भी, फास्फोरस ने भी, सल्फर ने भी, इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्म बना दिया है, ठीक है। एंड दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। क्या आपको क्लोजली पैक्ड नजर आ रहे हैं दोनों? नहीं नजर आ रहे। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है बेटा, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रही है, क्लियर। एंड इसी वजह से इनकी डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, एज यू कैन सी, राइट। बात कर लो ब्रिटलनेस की फटाफट। क्या है ब्रिटलनेस नॉन मेटल्स के केस में? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, बात ही खत्म, ये टूट जाएंगे अगर इनको आप हैमरिंग या फिर स्ट्रेचिंग करते हो तो। नॉन मेटल्स ऑन बीइंग बीटन विद हैमर ब्रेक इनटू पीसेस, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये ऑपोजिट चल रहा है नॉन मेटल से, कि ये तो आपस में आराम से ब्रेक कर जाएंगे, राइट। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल और ब्रेकिंग इजिली इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एलिमेंट को आप हैमरिंग करते हो या फिर आपको उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो या फिर आप उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो नॉन मेटल्स के केस में दे विल ब्रेक सिंस दे आर ब्रिटल, क्लियर। एग्जाम्पल फिर वही सल्फर फॉस्फोरस, बिकॉज दे आर ब्रिटल, क्लियर, ओके। अब एक एक्टिविटी है, बहुत आसान सी एक्टिविटी है, समझ में आ जाएगी बहुत फटाफट आपको। क्या है एक्टिविटी? एक्टिविटी 3.7 विच इज रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। प्रोसीजर क्या है? कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट। कार्बन का ही है बेटा डेरिवेटिव, चाहे आप कोल ले लो चाहे ग्रेफाइट ले लो, ठीक है। सल्फर ले लिया, उसके बाद आपने आयोडीन ले लिया। नाउ कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 टू 3.6 जो आपने मेटल्स के केस में पढ़ी थी। जो आपने मेटल्स के केस में आपने एक्टिविटी पढ़ी थी, वही सेम एक्टिविटी लस्चर की, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी आपने इन सैंपल्स में परफॉर्म करनी है। कोल, ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, ये सब क्या हैं? दीज आर नॉन मेटल्स। तो आपने वही सेम एक्टिविटी, सेम प्रोसीजर आपको नॉन मेटल्स के साथ परफॉर्म करना है इस एक्टिविटी में, ठीक है। अब आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है, ये आपको टेबल दिया हुआ है ऑलरेडी। अब आपने टेबल में फिल करना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं फटाफट। ऑब्जर्वेशन टेबल से हमें क्या समझ में आया? एलिमेंट आपने लिए हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन। सबसे पहले आपको पूछा गया है कि सिंबल क्या है। कार्बन का सिंबल हो गया C, सल्फर का सिंबल हो गया S, आयोडीन का सिंबल हो गया I। टाइप ऑफ सरफेस, क्या बात कर रहे हैं? लस्चर की। तो हमें पता है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, ये तो बात होगी लस्चर की। उसके बाद पूछिए हार्डनेस। हार्डनेस में तीनों क्या है? सॉफ्ट एंड ब्रिटल, क्लियर, क्योंकि बाकी तो जो हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी वो तो मेटल्स की है, राइट। मेलिएबिलिटी तीनों में नहीं है, नहीं कन्वर्ट कर सकते बेटा आप उसको थिन शीट्स में। डक्टिलिटी भी नहीं है तीनों में, थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कंडक्शन, हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना हीट कंडक्ट कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, वो भी नहीं है। सोनोरिटी, साउंड भी नहीं है। सल्फर फॉस्फोरस में क्या साउंड आएगी? ब्रोमीन लिक्विड में क्या साउंड आएगी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या साउंड आएगी? तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन दी नॉन मेटल्स जो मेटल्स में थी। बट वी हैव एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। आयोडीन हैज लस्चर, एज वी हैव टोल्ड कि आयोडीन में लस्चर होता है, शाइनी होता है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन और ग्रेफाइट में डिफरेंस है बेटा। कार्बन का आपने एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ग्रेफाइट बनाया है तो वो हीट कंडक्ट कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अकेले कार्बन देखो तो कार्बन नहीं करेगा। सेम गोज विद डायमंड, चाहे वो कार्बन के ही डेरिवेशन है कुछ, लेकिन ग्रेफाइट हार्डेस्ट है, कार्बन नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्लियर। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब एक और एक्टिविटी है वो देख लेते हैं फटाफट, विच इज रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। प्रोसीजर क्या है? टेक अ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन लिया एंड सम सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर ले लिया, बर्न द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न करना है, ठीक है। कलेक्ट द एशेस फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। तो मैग्नीशियम रिबन के जो एशेस आए हैं, उन एशेस को आपने किस में डिसॉल्व कर देना है? पानी में डिसॉल्व कर दिया, क्लियर। नाउ टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को टेस्ट करो। अब
विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये क्या है बेटा, पीएच पेपर की बात कर रहे हैं हम। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से आपने इसको टेस्ट करना है, मैग्नीशियम रिबन को जो आपने पानी में डिसॉल्व किया है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक? अब बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है? अब क्या करना है, नाउ बर्न सल्फर पाउडर। पहले मैग्नीशियम रिबन बर्न किया, अब सल्फर पाउडर बर्न करना है, ठीक है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। अब जहां पे सल्फर पाउडर जल रहा है उसके ऊपर आपने टेस्ट ट्यूब रखना है, सो दैट उसमें से जो भी फ्यूम्स या गैसेस निकल रही हैं वो सब टेस्ट ट्यूब में जाती रहे, कलेक्ट होती रहे। क्लियर? अब क्या करना है आपने, एड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। उसी फ्यूम्स वाले टेस्ट ट्यूब में आपने पानी डालना है और उसको शेक करना है। अब फिर दोबारा टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद अ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। इसके भी सॉल्यूशन को आपने रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर से आपने डिटरमाइन करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। सो इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, ये बताना है। कैन यू राइट इक्वेशंस ऑफ दीज रिएक्शंस? क्या आप इसके इक्वेशन लिख सकते हो, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑब्जर्वेशन क्या आती है बेटा हमारी, जब आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, व्हाट डू वी ऑब्जर्व? सो हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या हमें समझ में आया, व्हेन अ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन द एयर, जब आपने एक सब्सटेंस बर्न किया एयर में, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। वो किससे रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्लियर? अब क्या आया कंक्लूजन, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन डिसॉल्विंग एशेज आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम टर्न्स litmus blue. On the other hand, solution obtained on dissolving gases from burning sulfur SO2 SO3 are acidic. Clear? इसका मतलब ये जो आया टर्न्स लिटमस ब्लू, वो क्या था, ये बेसिक आ गया। Whereas जब आपने सल्फर बर्न किया तो ये एसिडिक आ गया। अब आपसे बोला गया है कि इनके रिएक्शन लिखो, तो आपने मैग्नीशियम बर्न किया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो MgO बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। क्लियर? उसके बाद क्या आया बेटा, MgO को आपने एक बार आपने ये समझ में आ गया कि आपका MgO आ गया था मैग्नीशियम रिबन बर्न करने के बाद। फिर हमने उसको पानी में मिक्स किया था। ये मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, इसको मैंने पानी में मिला दिया, मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, MgOH ट्वाइस। क्लियर? अब दूसरा क्या लिया मैंने, सल्फर लिया। सल्फर को मैंने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। बर्न करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। अब मैंने सल्फर डाइऑक्साइड को फिर पानी में मिक्स किया, तो मेरे पास सल्फ्यूरस एसिड आया है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, हाइड्रोक्साइड बेस बन गया, बेसिक। ये मेरे पास सल्फ्यूरस एसिड एसिडिक आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया, बेसिकली हमने एक्टिविटी क्यों की है ये बताने के लिए कि मेटल ऑक्साइड, मेटल कौन है इसमें, मैग्नीशियम है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल कौन सा, हाइड्रोजन सल्फर, ये सब एसिडिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने ये पता लगाया है। क्लियर? सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, नॉट चैप्टर, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या किया है, वी परफॉर्म्ड या वी अंडरस्टूड वेरियस एक्टिविटीज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके अलावा वी अंडरस्टूड दी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड फ्यू एक्टिविटीज, जिससे आपको दोनों का नेचर समझ में आ गया कि मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। क्लियर? उसके अलावा जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो और इंपॉर्टेंट टर्म्स या और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे रिमेनिंग हैं, दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द अपकमिंग lectures. Till then, keep studying, keep spreading knowledge, and I'll see you in the next lecture. Thank you.